हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के प्रावधान एवं उनके स्रोत, संविधान का भाग एंड अनुसूचियाँ, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इससे आगे के पार्ट को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। संविधान में हमारे देश का उल्लेख या राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। आगे है भारतीय संविधान के मूल्य। भारतीय संविधान के क्या मूल्य है, इसको देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। एक बार फिर से देखेंगे। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था। आगे है नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक एवं मूल अधिकार को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया था? सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जनगण मन को गाया गया था। सर्वप्रथम जनगण मन को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में होती है, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर द्वारा की जाती है, उसी समय जनगण मन को पहली बार गाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। वंदे मातरम को कब गाया गया था? वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन हुई थी 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने की थी। उसी समय सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था और जनगण मन 1911 में गाया गया था। दोनों अधिवेशन कलकत्ता में ही होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण ही इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी वियर का है। भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान होना, ये भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है।
भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन आइवर जेनिंग का है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा? केसी वियर ने कहा भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत की जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हो तो संविधान पर भी इसका बुरा असर होगा या संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति बुरा हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन भीमराव अंबेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। यह सुझाव महात्मा गांधी का था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में बेशक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां है? 24 तीलियां है। आगे देखेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? तो राज्य सूची से। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में सम्मिलित है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है सूची 3rd में। नेक्स्ट है तीनों सूचियों से संबंधित विषय। 3 सूची कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में इसका निर्णय केंद्र के ऊपर होता है। राज्य सूची पे राज्य का हक होता है, राज्य सरकार का होता है। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र ही सर्वोपरि होता है। सबसे पहले संघ सूची को देखेंगे। संघ सूची में आते हैं प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता,
संचार, डाक व तार संघ सूची में आते हैं। निगम कर सेवा, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि सेविन, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक एंड स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी संघ सूची में आते हैं। अब देखेंगे राज्य सूची का विषय क्या क्या है। तो राज्य सूची में आते हैं लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन भी राज्य सूची का भाग है। प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि, ये सभी राज्य सूची में आते हैं। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आते हैं दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। वन भी समवर्ती सूची में आता है। विवाह व विवाह विच्छेद समवर्ती सूची, कारखाने व मजदूर संघ समवर्ती सूची, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण समवर्ती सूची में आता है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। न्याय प्रशासन समवर्ती सूची में आता है। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण समवर्ती सूची में आता है। विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें व मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वित्त, चिकित्सा, वित्तीय, कीमत नियंत्रण एंड जन्म मरण पंजीकरण, ये सभी समवर्ती सूची में आते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 विषय है। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आगे देखेंगे उद्देशिका। उद्देशिका सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, इसी को उद्देशिका बोला जाता है और ये मुझे लगता है भारत के हर एक नागरिक को प्रस्तावना आना चाहिए। एक बार इसको देखते हैं। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया कि अनुच्छेद 368, जिसमें संवैधानिक संशोधन है, के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम 1973। केशवानंद भारती बाद 1973 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किसी भी बात यानी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान संबंधी विचार। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा उद्देशिका को, तथा संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, यानी भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के मामले में न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 की रूसी क्रांति से। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने यह प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। वह S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद इसको प्रस्तुत किया था। एक बार फिर से देखेंगे, उच्चतम न्यायालय ने किस बात के बाद यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के आधार पर। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट है लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। नेक्स्ट है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। समाजवादी अखंडता पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उद्देशिका को राजनीतिक जनतंत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? के एम मुंशी ने। उद्देशिका को राजनीतिक जनतंत्री के एस मुंशी ने कहा। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद के बाद व्यक्त किया था? तो बेरुबारी संघ मामले में 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। नेक्स्ट है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 सबसेक्शन 3 में कहा गया भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र सम्मिलित होंगे। अनुच्छेद 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद के पास है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधी अनुच्छेद। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। आगे देखेंगे नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। फजल आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1953 में राज्य के पुनर्गठन से संबंधित था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को
14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य का दर्जा मिला था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तान सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया। हैदराबाद को जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया। नेक्स्ट देखेंगे पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, यानी पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। असम को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम 1975-76 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में, राज्य नागालैंड को वर्ष 1969 में विशेष राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा को विशेष राज्य का दर्जा 1972 में और मिजोरम को 1986-87 में। ध्यान रखिएगा बिहार को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन मांग बरकरार है, मांग की जा रही है बार बार। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रीय परिषद उनका मुख्यालय सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। सबसे पहले है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सम्मिलित राज्य एवं संघ क्षेत्र है इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसके अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नागर तथा दमन व दीव इसमें आते हैं। फिर आता है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और तेलंगाना इसमें आते हैं। दिसंबर 1953 फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में किया गया था। नेक्स्ट है भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, राज्य की राजधानी, वहां की भाषा, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल और भारत के कुल कितने क्षेत्र पर वो फैले हुए हैं वो दिया गया है। आप लोग इस चार्ट को एक बार खुद से देख लीजिएगा। भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसके जिले, क्षेत्रफल एंड भारत में इसके कुल कितने परसेंट क्षेत्र पे फैला हुआ है इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम इस राज्य की राजधानी और यहाँ की लैंग्वेज इसको करा देते हैं कि आप लोग इसको खुद से देखिएगा तो ज़्यादा समझ पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान से देखेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यही है राजस्थान। राजधानी जयपुर, यहाँ की लैंग्वेज हिंदी है। मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, कर्नाटक बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ओडिशा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, तमिलनाडु चेन्नई, बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल कोलकाता। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, झारखंड रांची, असम दिसपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला या धर्मशाला,
उत्तराखंड देहरादून या गैरसैंण, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़। नेक्स्ट है केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गंगटोक, गोवा पणजी, तेलंगाना हैदराबाद। आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। अंडमान व निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव, राजधानी दमन, दिल्ली राजधानी नई दिल्ली, लक्षद्वीप राजधानी कवरत्ती, पुदुचेरी राजधानी पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर श्रीनगर या जम्मू, लद्दाख राजधानी लेह। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात तथा सबसे छोटा जिला माहे जो कि पुदुचेरी में है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात और सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी है। इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।